नमस्कार सभी को। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज से हम जो हिमाचल प्रदेश का जो जीके है उसे शुरू करने जा रहे हैं। ये एक लंबी सीरीज रहेगी जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, फिर पीपल एंड पर्सनैलिटीज और बहुत से टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके प्री और मेंस दोनों में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि हम इस सीरीज या कोर्स को शुरू करें तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैंने बीए जो है ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में की है। उसके बाद मैंने मास्टर्स अपनी पॉलिटिकल साइंस में। मैंने 2025 का जो एचएस का प्री वो क्लियर किया था पहले अटेम्प्ट में मेरे, और मैंने इसका जो है मेंस लिखा था। मेंस में भी मेरे हिमाचल जीके जो था वो बहुत स्ट्रांग था, तो हिमाचल जीके में मुझे 8 में से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में से 8 में से 6 नंबर मिले हैं। तो 8 में से 6 नंबर मिलना इसका मतलब ये है कि आपका हिमाचल जीके बहुत अच्छा है और आप भी हिमाचल जीके में इजीली कमांड बना सकते हो। तो 2024 का मैंने एलाइट का जो प्री था वो क्लियर किया था और इसके भी मैं मेंस में अपेयर हुआ था। समहाउ मैं इन दोनों के जो मेंस है उनको क्लियर नहीं कर पाया था। तो ये कुछ मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो ये क्यों मैं बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये इंश्योर हो कि आप जिससे पढ़ रहे हैं आखिरकार उन्होंने भी ये एग्जाम क्लियर किया है, तब आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल उठता है वो है हमें हिमाचल जीके क्यों और कैसे पढ़ना चाहिए। आपके दिमाग में बहुत ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर हिमाचल जीके हम पढ़े कैसे, क्योंकि जब आप देखते हो हिमाचल जीके क्या है, बहुत ही फैक्चुअल है, बहुत वाइड सिलेबस है और उसमें भी इतने फैक्ट हैं कि आपको रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमाचल जीके आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। आप एचएएस की तैयारी कर रहे हो, आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आप एनटी नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हो, आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, उसमें एक पेपर होता है सेट, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। पेपर 1 इसको हम बोल देते हैं। पेपर 1 जो है इंट्रोड्यूस किया है एचपीपीएससी ने, पेपर 1 इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आपका हिमाचल का जो एक पोर्शन रहता है वो आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, तो वो आपको क्वालिफाइंग करना होगा। कंक्लूजन ये है कि स्टेट के जितने भी आपके पेपर होंगे उसमें हिमाचल प्रदेश एक मेन रोल रहेगा उसका। जीके आपको इन डेप्थ पढ़ना होगा, तभी आप हिमाचल प्रदेश के जो जीके है उसमें कमांड बना पाओगे। अगर एक बार आपकी हिमाचल प्रदेश के जीके में कमांड बन गई तो आप यू आर वे अहेड टू अदर कैंडिडेट। ठीक है, तो ये स्कोरिंग है, इजिली आप इसमें स्कोर कर सकते हो अगर आपकी समझ एक बार बन जाए। ठीक है, और लोकल रेलेवेंस, आप सभी हिमाचल के होंगे आई होप। तो हिमाचल में जब भी आप सराउंडिंग को देखेंगे तो आप इसको ज्यादा महसूस कर पाएंगे कि जो हमने पढ़ा था तो अच्छा ये है, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो उसके बाद है कि ये हमें एज देता है जो नॉन हिमाचली कैंडिडेट हैं, जिन्होंने हिमाचल नहीं पढ़ा है उनसे हमें एज देता है, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर मान लीजिए यूपीएससी का कोई स्टूडेंट एचएस की तैयारी करता है या वो किसी और डिस्ट्रिक्ट या और किसी और स्टेट का है, तो वो कहाँ सबसे ज्यादा लैग करता है, वो एचपी का जो जीके है वहां सबसे ज्यादा लैग करता है, क्योंकि एचपी जीके उसने पढ़ा नहीं होता है, तो उसका ना तो प्री होता है, अगर प्री गलती से हो भी गया तो मेंस उसका रह जाता है। अब हम ट्रेंड और एनालिसिस की बात करें तो हिमाचल का जो जीके का जो ट्रेंड है वो हमें हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है। जब हम प्री की बात करें तो ये ट्रेंड हमें 28 तक के क्वेश्चन
आप समझ रहे हैं कि 100 में से 28 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली कहाँ से पूछे जा रहे हैं, एचपीजीके से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर अलाइड सर्विसेज की बात करें तो उसमें फिक्स रहता है कि 60 क्वेश्चन आपको एचपीजीके के आएंगे, जिसमें आपकी हिस्ट्री से लेके आपकी इकोनॉमिक सर्वे सारी चीजें कवर होती है। तो बिना एचपीजीके पढ़े और बिना एचपीजीके के आप हिमाचल प्रदेश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें नहीं जा सकते हैं। तो ये ट्रेंड है। अच्छा, ये आपका मेंस में है। मेंस में एक्चुअली में कम से कम GS 1, 2, 3 आपको पता है कि इसकी 3 यूनिट है। 3 यूनिट में जो थर्ड सब यूनिट होती है वो एचपीजीके की होती है। GS 1 में आपको जियोग्राफी और आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा। GS 2 में आपको पॉलिटी देखने को मिलेगी। GS 3 में आपको इकोनॉमी देखने को मिलेगी। तो मेंस में भी लगभग हर पेपर की अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको 20 में से मेंस में हर GS के पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं आपके, तो ऑप्शनल के 2 पेपर में भी आपका जो एचपीजीके के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो बिना एचपीजीके के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो क्या हम की टेक अवे ले सकते हैं कि एचपीजीके का जो वेटेज है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है। 20 से 30 क्वेश्चन हम आपको देखने को मिलेंगे और एलाइड में हमने देखा कि 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल है, फैक्चुअल है और बहुत वाइड है सब्जेक्ट है। अच्छा, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये मैं आपको बता देता हूं कि इतना फैक्चुअल और वाइड होने के अलावा हम इसकी बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी। इसकी बेस्ट अप्रोच ये है कि आप कोई भी फैक्ट है उसको इंटरलिंक कीजिए। कोई भी फैक्ट होगा तो उसको आपको इंटरलिंक करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि आपने शिमला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शिमला से रिलेटेड कौन कौन से एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो वहां पे लिखे नहीं है लेकिन कहीं और लिखे थे, तो हमें वहां पे उसको कंपाइल करते जाना है। इससे क्या होगा? इससे आपकी लॉन्ग टर्म जो रिटेंशन है वो चली रहेगी। ठीक है, जब भी आप कोई फैक्ट आप अपनी आंखों के सामने से बार बार पढ़ोगे तो वो फैक्ट आपको याद हो जाएगा। पहले पहले तो बहुत टफ हो जाएगा ये कि भाई क्या है कि हम इतने फैक्ट को जो है इकट्ठे कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा ये जो है फायदा रहता है कि आप जो है बार बार उन फैक्ट से गुजरते हैं। एक बार आप उन फैक्ट से बार बार गुजरने लगते हैं तो वो आपकी मेमोरी में रह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मैप्स के थ्रू देखेंगे कि कौन सी नदियां, कौन से झरने कहाँ पे हैं, कैसे ज्योग्राफी है हिमाचल की, कैसे हिस्ट्री है। अच्छा, आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी ज्योग्राफी पे रहेगी। हम ज्योग्राफी के जो सेक्शन है वहां से शुरू करने जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ज्योग्राफी का सेक्शन ही क्यों? क्योंकि आपने बहुत से जगह अगर आप देखेंगे तो वो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री से इसीलिए नहीं, एक तो ज्योग्राफी का वेटेज सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हिस्ट्री का वेटेज लास्ट 5 सालों में बहुत कम हुआ है। जहां एलाइड सर्विसेज में जो हिस्ट्री एक डोमिनेटेड पोर्शन था, लेकिन लास्ट ईयर से अब हिस्ट्री के को रिप्लेस करके ज्योग्राफी एक डोमिनेटिंग सब्जेक्ट बन चुका है। तो इसीलिए हम ज्योग्राफी को सबसे पहले पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि जब तक आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे आप चीजों को इंटरलिंक ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी रियासत किस नदी के किनारे बनी थी, ये नदी कौन सी, ये ट्रिब्यूटरी किस नदी की जो है आगे आपकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ज्योग्राफी से इसको शुरू करें। उसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री इसीलिए भी नहीं क्योंकि हिस्ट्री बहुत वाइड है, नंबर 1। और हिस्ट्री में आपको फिर जो 12 स्टेट है उनकी पर्टिकुलर हिस्ट्री है। तो जब हम कंटिन्यू करेंगे तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के साथ फिर हम डायरेक्टली जंप करेंगे आपके
जो 12 जिलों की हिस्ट्री है उसमें हम जियोग्राफी को भी देखेंगे कि उसकी जियोग्राफी क्या है। इसीलिए जब हम कंटिन्यूशन में देखेंगे तो 12 जिलों की जो हिस्ट्री के साथ और आर्ट एंड कल्चर उसके बाद, तो इन चीजों को हम एक ही साथ एक ही लय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ज्योग्राफी। आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप अपने नोट्स बनाइए। जो जो चीजें मैं यहाँ पे मैं कम से कम 70 चीजें पीपीटी के थ्रू आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो 30% है जो मैं इंटरलिंक करूंगा, आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि आप उस चीज को वहां पे लिखे। जैसे यहाँ ज्योग्राफी कि भैया हम मैंने कुछ इंटरलिंक कर दिया, तो आपने भी उस चीज को वहीं पे लिखना है, ताकि जब आप दूसरी बार रिवीजन करो तो आपको इजी इजी हो जाए। ठीक है। तो आज से हम पहली क्लास अपनी ज्योग्राफी की शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको इंटरेस्ट आएगा और आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, जो हिमाचल है, हिमाचल दो शब्दों से मिलकर बना है। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? हिम प्लस अंचल या अंचला। हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है आपके स्नो, और अंचल या अंचला का मतलब है माउंटेन। तो हिमाचल क्या है? लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन। समझ आ रही है कि लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन, यहां पे हमें बर्फ देखने को मिलती है। ये बर्फ का घर है, ऐसा बोल सकते हैं कि ये बर्फ का घर है। अच्छा, हिमाचल जो शब्द है वो कहां से आया है? वो सबसे पहले दिया था आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने हिमाचल जो शब्द है वो सबसे पहले दिया था। यानी कि हिमाचल ये PYQ भी है कि किसने हिमाचल दिया था, तो वो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने दिया था। हालांकि जब हम इसके स्टेटहुड की हिस्ट्री की बात करेंगे हिमाचल की, तो उसमें एक शब्द आया था हिमाचली प्रांत। हिमाचली प्रांत करके शब्द दिया था वाईएस परमार की जो पार्टी थी, या वाईएस परमार का जो संगठन था, उसने हिमाचली प्रांत दिया था। तो उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, तो वो हम आगे देखेंगे। जब हम हिस्ट्री कवर करेंगे तो उस टाइम हम इसको देखेंगे क्या क्या था। अच्छा, इसके लोकेशन की बात करें तो इसे हम 22 डिग्री 30 डिग्री 22 मिनट से लेके 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में इसका जो जियोग्राफिकल एक्सटेंड है। इसके बाद हम देखेंगे कि हिमाचल को जो है देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल को दोनों को देवभूमि कहा जाता है। और अवार्ड ऑफ गॉड, अवार्ड ऑफ गॉड ये जो है एंड्रू विल्सन, एंड्रू विल्सन की बुक है। तो उसमें उन्होंने जो हिमाचल के लिए जो शब्द दिया या हिमाचल के लिए जो वर्णित किया वो था अवार्ड ऑफ गॉड। ये वेस्टर्न हिमालय, हिमालय की जो वेस्टर्न साइड है वहां पे सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन भी आपको स्टेटमेंट। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो HS में जो क्वेश्चन प्री में आते हैं वो या तो नंबर 1 या तो स्टेटमेंट में होंगे, नंबर 2 या तो मैच में होंगे, मैच ऑफ द फ्लोइंग, नंबर 3 या तो क्रोनोलॉजी। इसमें आपको देखने को, इन तीनों में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि हिमाचल जो है किस साइड सिचुएटेड है। इसमें स्टेटमेंट आएगी हिमाचल इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालय, तो वो स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। तो हिमाचल कौन सी साइड में है? वेस्टर्न साइड ऑफ हिमालय में सिचुएटेड है। तो इसके बाद हम इसके एल्टीट्यूड की बात करें तो इसका एल्टीट्यूड जो है 350 मीटर से लेके
700 मीटर तक वेरी करता है। ठीक है जी, ये है मीन सी लेवल से, जिसमें आपको लोअर हिमालय में 350 मीटर अर्थात 1148 फीट से लेके 7000 मीटर, जब हम आप जांस्कर रेंज की ओर जाएंगे तो 22,966 फीट तक आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसकी जनरल इंक्रीज की बात करें, एलिवेशन में जो जनरल इंक्रीज हमें देखने को मिलता है तो वो वेस्ट टू ईस्ट है और साउथ टू नॉर्थ है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहां लिखी गई है उसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अच्छा, इसके एरिया की अगर हम बात करें तो इसका हिमाचल का एरिया जो है 17th सबसे लार्जेस्ट स्टेट, इंडिया की सब 17th 17वीं सबसे बड़ी जो राज्य है वो हिमाचल है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के बाइफिकेशन से पहले ये जो स्टेटस था ये 18वीं सबसे बड़ी स्टेट थी। इसका टोटल एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 1.7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया के। तो ये पूछा आपसे जाएगा कि जो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो कितना है, तो वो 55,673 हमें देखने को मिलता है और वो कितना टोटल एरिया के कितना है 1.7%। इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि इस नंबर को फिगर को आपको चेंज कर दिया जाए, ये डायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट में पूछे जाए, तो ये आप ध्यान रखिए। लेकिन जब हम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू के आधार पे जो है 45,318 स्क्वायर किलोमीटर ऑन रेवेन्यू पेपर हमें हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो देखने को, मेजर एरिया देखने को मिलता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश, एक और बात है कि जो हिमाचल प्रदेश है, जब हम रीजनल डिवीजन, आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय की जब हम बात करते हैं ठीक है, तो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय में आपको हिमाचल, पंजाब हिमालय में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका फैक्ट है कि किस किस डायरेक्शन में या किस हिमालय में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि जो ईस्टर्न डिवीजन है हिमालय का, जो ईस्टर्न डिवीजन है जिसमें आपका केदार हिमालय हो गया या कोरोमांचल हिमालय हो गया, उसके साथ ये जो है डिवाइड होता है और एक साइड में ये बॉर्डर जो है कश्मीर के साथ अपना लगाता है। अगर हम एंशियंट टाइम, ये हम जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी हम कवर करेंगे कि एंशियंट टाइप में हिमाचल को जलंधर बोला जाता। अच्छा, ये जलंधर कौन था? जलंधर था एक डेमन। जलंधर का मतलब होता है होल्ड होल्ड वाटर, जो कि वाटर को होल्ड कर देता है। क्यों? क्योंकि यहां से 4 मेन जो रिवर हैं वो ओरिजिनेट होती है। अच्छा, आप बोलोगे सर हमने तो सुना था कि हिमाचल में 5 रिवर बहती है, लेकिन 5 में से 4 ही रिवर जो है ओरिजिनेट हिमाचल में होती है। कौन सी 5वीं रिवर है जो हिमाचल में ओरिजिनेट नहीं होती है? वो है सतलुज। सतलुज कहाँ ओरिजिनेट होती है? ये तिब्बत में, मानसरोवर में ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा जो 4 रिवर है वो है ब्यास, यमुना, रावी और चिनाब। ब्यास, यमुना, रावी और चिनाब। ब्यास आपकी रोहतांग पास में ओरिजिनेट होगी। यमुना, यमुना आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। रावी, रावी आपकी बड़ा बंगाल, और चिनाब, चिनाब आपकी कहां से? जो चंद्रा और भागा नदियों से मिलकर जो है बनती है और टांडी में जो आपको देखने को मिलती है। जब हम ड्रेनेज सिस्टम इसका पढ़ेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम में हम इसको
पूरी तरह डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जलंधर, हमने बोला कि जलंधर एक डीमन था। तो वो किसका बेटा था? वो ऐसा माना जाता है कि वो सागर जो ओशन है और गंगा का बेटा था। इसका मेंशन हमें पद्म पुराण में देखने को मिलता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस पुराण में ऐसा माना गया है कि जो जलंधर है वो जो है सागर और ओशन का बेटा है, या जलंधर का मेंशन किस पुराण में किया गया है, तो वो पद्म पुराण में किया गया है। जब हिस्ट्री को हम, एंशियंट हिस्ट्री को देखेंगे कि क्या क्या रेफरेंस है, तो उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो है लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन भी बोलते हैं। एंड्रू आपके आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने हिमाचल शब्द दिया था। देवभूमि, अवार्ड ऑफ गॉड किसने? एंड्रू विल्सन ने। एंड्रू विल्सन की बुक थी। अच्छा, एंड्रू विल्सन से रिलेटेड एक और फैक्ट है। एंड्रू विल्सन ने एक जगह को वैली ऑफ ग्लेशियर बोला था। वैली ऑफ ग्लेशियर बोला था उसने लाहौल स्पीति को। ये भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर कि भाई इसका एल्टीट्यूड जो है 350 से 7,000 मीटर तक हमने देखने को मिलता है। जो एलिवेशन में जो इंक्रीज है वो हमें वेस्ट टू ईस्ट और साउथ टू नॉर्थ देखने को मिलता है। इसके बाद 17वीं सबसे बड़ी स्टेट है। 1.7 इसका टोटल जो इंडिया के एरिया के टोटल एरिया है। और इसके बाद पंजाब हिमालय में देखने को मिलता है, और ऊपर हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न साइड ऑफ हिमालय में, अगर हम फिजिकल डिवीजन की बात करें, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का जो ये मैप है, ये आपको आपको अपने आसपास कहीं चिपका के रखना है, ताकि आप जब भी हिमाचल प्रदेश पढ़ो तो जो ये मैप है आपकी नजर से गुजरता जाए और आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चले। इसमें बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज की कौन कौन सी नेबर स्टेट और कंट्रीज के साथ ये शेयर करती है। तो अगर हम ऐसे बांटे, इसको हम बोलते हैं अपर हिमाचल। हालांकि मंडी और कुल्लू अपर हिमाचल का ही पार्ट है। ऐसे हम बांटे तो इस ये है लोअर हिमाचल, ठीक है। तो ये दो है अपर और लोअर हिमाचल। इसमें जो बाउंड्रीज है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाउंड्रीज किस डायरेक्शन में है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री लगती है हमारी। अगर हम वेस्ट की बात करें तो पंजाब के साथ। बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि पंजाब तो निचली साइड है तो वो साउथ में होगा, लेकिन वो है पूरी तरह से वेस्ट में। अच्छा, साउथ में बाउंड्री लगती है हरियाणा और यूपी के साथ। उत्तर प्रदेश जो सहारनपुर वाला एरिया है, यहाँ पे सिरमौर की जो बाउंड्री उसके साथ लगती है। तो ये पूरी तरह से साउथ में। और साउथ ईस्ट में जो बाउंड्री लगती है वो लगती है आपकी उत्तराखंड के साथ। ईस्ट में चाइना और तिब्बत के साथ आपकी बाउंड्री लगती है। तो एचपीआरसीए ने क्वेश्चन पूछा था कि किस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है, वो है किन्नौर, ठीक है। और कौन से आपकी कंट्री के साथ शेयर करती है, तो वो तिब्बत के साथ शेयर करती है। तिब्बत किसका पार्ट है? बेसिकली चाइना का पार्ट है। तो इसमें जो तब जब हम तिब्बत की बात करते हैं तो तिब्बत से रिलेटेड आपको एक फैक्ट याद होना चाहिए कि तिब्बत से कौन आया था 1959 में? दलाई लामा। अगर आप धर्मशाला कभी विजिट किया होगा तो मैक्लोडगंज में आपको दलाई लामा जी का जो उनका हेडक्वार्टर है वो बौद्धिज्म से रिलेटेड है। तो वो आपको वहां पे देखने को मिला था। वो 1959 में इंडिया में आए, 1960 में
एचपी में आए। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन दो जो दो आपकी डेट्स हैं, तो 60 में वो आपके हिमाचल में आए। तो ये जो आपका मैप है, ये आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद होना चाहिए कि कौन सी बाउंड्री या कौन सी लोकेशन कहाँ है और किस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री किस राज्य के साथ लगती है। क्योंकि आपको कई बार जो है बीच के कोई एक राज्य जो है स्किप कर दिया जाएगा या कोई एक डिस्ट्रिक्ट स्किप कर दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि क्या इसकी बाउंड्री वहां लगती है या कि उसके बदले कोई और डिस्ट्रिक्ट दे दी जाएगी। तो स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट बनाने के लिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाइज ही आने हैं, स्टेटमेंट वाइज और क्रोनोलॉजी में या मैच ऑफ द फ्लोइंग। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन तो अब बहुत मुश्किल है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अच्छा, तो इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें तो वो 11,070 किलोमीटर हमें इसकी टोटल हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री देखने को मिलती है। जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है सदर्न साइड से बाउंड्री शेयर करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जो है नॉर्दर्न साइड से बाउंड्री शेयर करते हैं, पंजाब के साथ हिमाचल जो है वेस्ट साइड से बाउंड्री शेयर करता है और तिब्बत या चाइना के साथ ईस्ट साइड से बाउंड्री शेयर करता है। उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड की बात करें तो सदर्न साइड साउथ ईस्ट साइड से बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, उत्तराखंड क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड से जो हिमाचल है वो किस रिवर के थ्रू अलग होता है, वो होता है यमुना। सिरमौर में ये होता है यमुना रिवर, इन दोनों के बीच बाउंड्री बनाती है। जो जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं उनको आप साथ साथ में लिखते जाइए। अच्छा, विड्थ ऑफ हिमाचल की बात करें तो इसकी विड्थ हमें 270 किलोमीटर देखने को मिलती है। ये जो भी फैक्ट है एच एचपीपीएससी के जितने पेपर की अगर बात करें, उनका सबसे बड़ा जो कैच रहता है वो है कि वो फैक्ट्स पे खेलते हैं। यहाँ 1170 है तो यहाँ मान लीजिए 1370 कर देंगे, यहाँ 270 है तो यहाँ 470 करें, 470 किलोमीटर कर देंगे। तो आपसे स्टेटमेंट पूछी जाएगी द विड्थ ऑफ हिमाचल इज 470 किलोमीटर, तो वो क्या होगी, गलत होगी। इसीलिए आपको फैक्ट को तो याद करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हाँ, आप जो है रिलेट करके याद करोगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, उसके बाद जब हम देखते हैं कि जो चाइना है या तिब्बत है उसकी किस किस के साथ बाउंड्री हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर, लाहौल स्पीति का कुछ एरिया है, ठीक है, इनको भी एक रेंज है जास्कर रेंज, वो इन दोनों को इससे अलग करती है। ये 200 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया है। तो आए दिन इसमें होता रहता है कि चाइनीज जो है इसमें नजदीक हमारे वहां घुसने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड की अगर बात करें, किन्नौर, शिमला और सिरमौर, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो चंबा और कांगड़ा के साथ जो है इसकी बाउंड्री हमें देखने को मिलती है। अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो सोलन और सिरमौर के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। उत्तर प्रदेश की हमने सिरमौर बोला, जो सहारनपुर वाला एरिया है वहां आपको देखने को मिलती है। अच्छा, जो पंजाब की बाउंड्री है, पंजाब के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री हिमाचल प्रदेश की लगती है, हाईएस्ट। यहां देखिए हाईएस्ट कितनी, 5 डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें आपका सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा है। तो इसमें से कोई आपको स्किप कर दिया जाएगा, जैसे कोई भी आपकी एक, जैसे सिरमौर दे दिया जाएगा और यहां से कोई एक आधा स्किप कर दिया जाएगा कि इसमें से बताइए क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी है, सोलन है, बिलासपुर है, ऊना है, कांगड़ा है और चंबा है। ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी बाउंड्री आपकी पंजाब से लगती है और सबसे ज्यादा
हाईएस्ट बाउंड्री जो अगर स्टेट की बात करें तो वो इसके साथ ही लगती है। अगर हम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है? कांगड़ा और मंडी। कितनी? 6। यहाँ यस, 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, और चंबा और सिरमौर जो है 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ, दो डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है शेयर करता है। तो कांगड़ा और मंडी की आपने याद रखनी है कि सबसे जो हाईएस्ट जो बाउंड्रीज शेयर करता है, और चंबा और सिरमौर बेसिकली लोएस्ट है, मिनिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ उनकी बाउंड्री शेयर होती है। और यहाँ भी हमने वही बात बोली है कि जो पंजाब के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करती है 5 डिस्ट्रिक्ट है। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा और क्लियर होगा। तो चलिए, तो यहाँ देखते हैं हम कि जो डिटेल्स है कि किस किस के साथ जो है कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री लगती है। अच्छा, चंबा की बात करें, कांगड़ा और लाहौल स्पीति। कई बार आप बोलोगे कि ये बहुत फैक्चुअल है, इसको अब कौन याद रखेगा। जब आप बार बार मैप पढ़ोगे, बार बार मैपिंग करोगे, तो ये चीजें मैप से ही आपको याद होने वाली है। बिना मैप के तो ये याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब आपको मैप की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होगी, तो आप इजिली इसको ट्रेस कर पाओगे। ठीक है, तो लगभग दो आपकी डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री लगती है। मिनिमम और मैक्सिमम आप कम से कम याद कर लीजिए। कांगड़ा और लाहौल के साथ किसकी बाउंड्री लगती है? चंबा। अच्छा, कांगड़ा के साथ किसकी बाउंड्री लगती है? चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना। 6 डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री। हमीरपुर के साथ कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, ऊना। ऊना के साथ कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर। बिलासपुर के साथ ऊना, हमीरपुर, मंडी, सोलन। मंडी के साथ कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर। और कितनी? 6 हाईएस्ट ये दोनों है ना, कांगड़ा और मंडी। तो इसके बाद है कि आपकी लाहौल के साथ जो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर, 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ। किन्नौर की आपके साथ जो बाउंड्री लगती है लाहौल, कुल्लू, शिमला। और कुल्लू की कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ। शिमला की किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, 5। और जो सोलन की बात करें तो सोलन में आपको सिरमौर, शिमला, मंडी, बिलासपुर। और सिरमौर की मिनिमम हमने बोला कि दो में कौन है? चंबा और सिरमौर। तो सिरमौर की शिमला और सोलन के साथ आपको बाउंड्री देखने को मिलती है। तो जो मिनिमम है या मैक्सिमम है वो याद कर लीजिए, और कि कितने जिलों के साथ बाउंड्री लगती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि कुल्लू की कोई आपसे एक स्टेटमेंट पूछ ली जाएगी कि कुल्लू शेयर द बाउंड्री विद 6 डिस्ट्रिक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो ये गलत है, क्योंकि कुल्लू जो है 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको अपना माइंडसेट ही इसी तरह से बनाना होगा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन है वो आखिर कैसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आप कम से कम 5 years के PYQs जरूर देखिए, चाहे वो HPS के हो, एलाइड के हो, या कोई भी जो सर्विसेज हो, या कोई भी पेपर हो। तो उनके 4 से 5 साल के क्वेश्चन देखिए, तो उसमें आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे आपको चीजों को इंटररिलेट करना है। जब तक आप ये नहीं कर पाओगे, जब तक आप नहीं देखोगे, तो आपको समझ आना मतलब बहुत कम समझ आएगा। जब आप इन चीजों को देखोगे तो आपकी जो समझ चीजों से रिलेटेड कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था तो मैं भी चीजों को ऐसे ही पढ़ता था कि भाई मान लीजिए कोई भी कुल्लू से रिलेटेड फैक्ट है, उसको इंटर रिलेट कर दिया कि ये कैसे इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो तब आपकी तैयारियां ज्यादा फास्ट और ज्यादा जल्दी होती हैं और आपको ज्यादा चीजें याद रहती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है आज का फिजिकल या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपका मेंस का
GS1 का टॉपिक भी है, तो हम प्री और मेंस की दोनों साथ साथ में प्रिपरेशन करते जाएंगे। उतना खास अंतर तो है ही नहीं कि आपको फैक्ट और ये याद करने हैं, तो और आपको प्री और मेंस की तैयारियां साथ साथ होती रहेगी। अच्छा, फिजिकल डिवीजन के आधार पे हिमाचल को वैसे कई बुक्स में आपको 4 पार्ट में दिखेगा, लेकिन कई किताब में आपको 3 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। 3 क्यों? क्योंकि ग्रेटर हिमालय को आपको ग्रेटर हिमालय में ही आपका ट्रांस हिमालय इंक्लूड किया जाता है। तो कई बुक्स में जो है ये अलग अलग है, तो कई बुक्स में ये आपको 3 देखने को मिलेगी। तो सबसे जो पहली लोअर हिमाचल की बात करें तो सबसे पहले हमारे शिवालिक रेंज आती है। शिवालिक रेंज क्या है? इसे हम आउटर आउटर हिमालय भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरी रेंज आती है मिडल या लेसर हिमालय। मिडल और लेसर हिमालय में हमारी जो है 2 आगे रेंजेस हैं, धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज। धौलाधार रेंज वही रेंज जिसके जो गोद में हिमाचल प्रदेश का सबसे या विश्व का सबसे खूबसूरत स्टेडियम आपको देखने को मिलता है। और ये बहुत रिवर्स का जो है जो ओरिजिन सोर्स है वो धौलाधार रेंज से ही हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम ग्रेट हिमालय की बात करें। ग्रेटर जो हिमालय है, ग्रेटर हिमालय किसके ऊपर है? आपके मिडिल और लेसर हिमालय के ऊपर। इसको हम एक नाम से बोलते हैं एल्पाइन जोन। एल्पाइन जोन के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट जो सबसे ऊंची चोटी है उसका या ऊंची सबसे रेंज है वो है ट्रांस हिमालयन रेंज। इसे हम जांस्कर रेंज भी कहते हैं। तो कई बार इनके नाम जो है एक दूसरे के नाम अल्टरनेटिवली यूज कर दिए जाते हैं कि अल्पाइन हिमालय में ये चीज है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्पाइन हिमालय में जब हम बात कर रहे हैं तो वो हम ग्रेटर हिमालय या ग्रेट हिमालय की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ ये सिचुएटेड है। तो ये आप देख पा रहे हैं जो पीले रंग से, वो है शिवालिक रेंज, आउटर हिमालय। जो आपका सिरमौर है, सोलन है, ऊना है, कांगड़ा है, उसका एरिया जो है लोअर हिमाचल या जो शिवालिक रेंज है वो कवर करती है। उसके ऊपर आती है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी बोलते हैं। तो वो आपका कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, किन्नौर का जो एरिया है उसे कवर करती है। उसके बाद आती है आपकी ग्रेटर या एल्पाइन हिमालय। तो ग्रेटर इसमें जो है आपका कुल्लू का अपर रीजन, चंबा हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया। तो ये जो जगहें हैं ये जो है आपकी ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलती है। उसके बाद है कि जो लास्ट का जो आपकी रेंज है वो है ट्रांस या जांस्कर हिमालय। ट्रांस या जांस्कर हिमालय जो हमने पहले ही बोला वो किस किस जो है कंट्री को अलग करती है? वो तिब्बत को अलग करती है। लाहौल और किन्नौर का जो एरिया है उसको तिब्बत के साथ अलग करती है। ये भी स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि उसमें पूछा जाएगा कि ग्रेटर हिमालय सेपरेट द बाउंड्री ऑफ लाहौल एंड किन्नौर विद तिब्बत। या तो ऐसी गलत स्टेटमेंट पूछी जाएगी या तो डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछी जाएगी। तो आपने बताना होता है कि कौन सी, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच जो है तिब्बत से कौन इसे सेपरेट करता है। वो तो जांस्कर रेंज करती है। तो ये मैप है फिजिकल डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश या हिमालयस का। अच्छा, अब हम जियोग्राफिकल जो रीजन है हिमालय का वो वन बाय वन इसको कवर करेंगे। 3 जोन में हमें डिवाइड किया है। सबसे पहले आउटर हिमालय, शिवालिक शिवालिक रेंज। अच्छा, शिवालिक जो है मोनोक्लाइन रॉक से बनी है और इसमें जो है डीप वैलीज हैं, गॉर्ज हैं, है ना। उन वैलीज को क्या बोल देते हैं? हम दून्स बोल देते हैं।
आगे हम इसे पढ़ेंगे कि दून क्या है। दून जो है स्ट्रक्चरल वैली है। पीछे में आपको एक फोटो दिखा देता हूं। ये देखिए, जब हम यहाँ पढ़ रहे थे तो शिवालिक क्या है, ऐसी वैली बनी है। इधर उधर दोनों साइड पहाड़ है और नीचे आकी वैली देखने को मिलती है, तो इसे क्या कह देते हैं, हम दून कह देते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स हम करवा रहे हैं डिटेल में आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर आप ना एचपी की अच्छे से और तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी जो जीएस की तैयारी है ना उसको और हम बेटर कर सकते हैं। जैसे हम सिर्फ जीएस पढ़ते पढ़ते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस से ही हमारी लास्ट में बात बनेगी। तो हमारा ये जो क्रैश कोर्स है इसमें ना आपको हर जीएस सब्जेक्ट के जो डेली 30 एमसीक्यूज हम करवाएंगे, जिससे कि ना आपको पेपर में बैठ के ये नहीं लगेगा कि यार मैंने कभी एमसीक्यू प्रैक्टिस किया ही नहीं, मैं इसका आंसर क्या लिखूं, ए लिखूं या बी लिखूं। तो आपको हल्का सा उससे ना एक कनेक्शन बैठ जाएगा कि आपने पेपर में बैठना कैसे है और सॉल्व कैसे करने हैं क्वेश्चन। तो साथ ही साथ आपको ये सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको हिमाचल जीके की जो पूरी वीडियो सीरीज है वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, इसमें आपके कंटेंट भी हम लोग दे रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर प्लस जो नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई पिछले पूरे साल में क्या क्या चीजें न्यूज में रही हैं, कैसे कैसे एमसीक्यूज बन सकता है, कौन सा डे इंपॉर्टेंट है, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, ये सारा हम लोग ने डिस्कस करना है। और इसके साथ साथ जो पुराने पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं, मतलब उनके जो पीडीएफ्स हैं, जो इनकी एक्सप्लेनेशन है, वो भी आपने देखनी है। क्योंकि ना इससे आपको पता लगता है व्हाट इज द पैटर्न एंड व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द पेपर, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप कभी पढ़ रहे हैं, आपको लगे कि यार मुझे डाउट आ गया है, तो आप उसी टाइम पर डेडिकेटेड मेंटरशिप को अक्वायर कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू भी और हमारे इस नंबर पे कॉल करके भी, या फिर हमें आप मेल भी लिख सकते हैं हमारी मेल आईडी पे। तो अगर आप भी अपने हिमाचल प्रदेश की तैयारी को और कंसोलिडेट करना चाहते हैं देन यू कैन जॉइन आवर क्रैश कोर्स। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो हिमाचल ये शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज की अगर हम हाइट की बात करें तो ये 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक वेरी करती है। सबसे हाईएस्ट जो रेंज है या सबसे हाईएस्ट चोटी है वो 1500 मीटर हमें देखने को मिलती है अबव द मीन सी लेवल। अच्छा, लोअर में आउटर हिमालय को शिवालिक हिल बोलते हैं। शिवालिक हिल जो क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन आता है कि शिवालिक हिल को मेनाक पर्वत या मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानक या मेनाक पर्वत किसे बोलते हैं, वो शिवालिक को बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। शिवालिक का लिटरल मीनिंग क्या है, ट्रेसिस ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी की जटाएं। अच्छा, कौन कौन से एरिया को कवर करती है, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और लोअर पार्ट ऑफ मंडी, सोलन, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, इन चीजों को ये कवर करती है। अच्छा, अगर हम इसके एनुअल जो रेनफॉल की बात करें तो 1500 मिलीमीटर से लेके 1800 मिलीमीटर तक हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो शिवालिक है वो यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय है। सबसे यंगेस्ट पार्ट कौन सा पार्ट हमें देखने को मिलता है, शिवालिक। जब भी हम आगे शिवालिक की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एकदम से ये आना चाहिए कि शिवालिक को लोअर हिमाचल का पार्ट है और यंगेस्ट पार्ट है हिमालय का। इसमें लोअर हमें स्टार्टर देखने को मिलता है जो सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट एंड शेल से मिलकर बना है। और इसके बाद जो है अनसॉलिडिफाइड डिपॉजिट हमें जो ऊपर से लेसर हिमालय या ग्रेटर हिमालय की जो रिवर है अपने साथ इरोजन या डेपोजिशन के थ्रू जो है लाती है। और हमें लोअर हिमाचल में डिफॉरेस्टेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी हमें देखने को इससे मिलती है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया कि हिमालय जो शिवालिक रेंज है उसमें कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और लोअर जो एरिया है उसमें उसको आउटर हिमालय को शिवालिक कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन एलाइड में पूछा गया था कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें शिवालिक जो है पूरी तरह से कवर करती है, तो वो है ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है शिवालिक का ही पार्ट है या शिवालिक इसमें पूरी तरह से हमें देखने को मिलती है। अच्छा, जो मेन जो रेंज है इसके
तो उसमें हमें देखने को मिलता है हाथीधार, सिकंदरधार। सिकंदरधार कहाँ है? मंडी में। सिकंदरधार जो मंडी में है उसी को हम पपरोला रेंज बोल देते हैं। कांगड़ा में चौमुखी धार, सोलह सिंगी धार, रामगढ़ धार, नैना देवी धार, बिलासपुर वाली और धरती धार। तो ये जो धार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी धार जो है आपकी धार इन दी सेंस की धार एक पीक को बोल सकते हैं हम कि धार है। तो ये सारी जो पीक हमें इस रेंज में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से बहुत सारी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है और हिमाचल में बहती है। अच्छा, जो सीजनल जो स्ट्रीम होती है, शिवालिक की जो सीजनल स्ट्रीम है उसे हम चो बोलते हैं। चो या खड बोल दिया जाता है। तो ये भी आपको वन लाइनर, जितने भी जो वन लाइनर है तो वो आपको आपके ध्यान में होने चाहिए कि उसको क्या बोलते हैं। हाथीधार इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ शिवालिक हिल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और हाथीधार कहाँ है? चंबा और कांगड़ा के बीच हमें हाथीधार देखने को मिलता है। अच्छा, तो दून जो वैली है, दून वैली हमने देखा कि दून वैली हमें शिवालिक की हिल्स या शिवालिक के फुट हिल्स में हमें देखने को मिलती है। अच्छा, दून क्या है? दून एक स्ट्रक्चर वैली है। स्ट्रक्चर वैली है जब मिडिल या लेसर हिमालय की रिवर्स, आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूं। ये देखिए, लेसर हिमालय है, शिवालिक है और दून वैली यहां बन रही है। जब यहाँ की रिवर जो भी आपके अनसॉलिडिफाइड या कह सकते हैं हम कि जो भुरभुरी जो मिट्टी है उसको यहाँ की रिवर इरोड करके ले जाती है और यहाँ पे छोड़ देती है, क्योंकि ये एरिया वैली का है और वैली में यहाँ पे समतल एरिया है। तो जब यहाँ की रिवर कोई भी चीज, चाहे वो आपका ग्रेवल हो, चाहे वो आपकी मिट्टी हो, चाहे आपकी बहुत चीजें हो, तो उनको यहाँ पे छोड़ देती है। यहाँ पे एक वैली बन जाती है, एलुवियल वैली बन जाती है, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो ऐसी वैली हमें कहाँ देखने को मिलती है? आपने सुना होगा देहरादून, दून है ना, तभी इसका उसका नाम देहरादून पड़ा कि वो क्या है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की जो वैली है वो जो है दून कहते हैं हमें उसे। तो आपको अब आगे से ये पता होगा कि दून जो है क्या है। तो हिमाचल में भी इस तरह की दून्स हैं जो एग्रीकल्चर के तौर पे या हम बोलें कि इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर पढ़ते हैं हम दून में कि दून हमने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल वैली है। ये मेंस में एक टॉपिक रहता है कि मेंस में कई बार ये इसे पूछ लिया जाता है कि दून्स ऑफ शिवालिक वैली के बारे में बताइए या दून्स वैली के बारे में बताइए और कौन कौन सी दून्स हिमाचल प्रदेश में है और इसका क्या रेलेवेंस है। इस तरह से ये टॉपिक आता है, तो ये हमें पढ़ना पड़ता है। तो नॉर्थ टू हमें देखेंगे, नॉर्थ टू ईस्ट और ईस्ट ऑफ हिमालय में इसको देखने को मिलता है और साउथ वेस्ट में इसे ऐसी स्लोप हमें देखने को मिलती है। तो जियोग्राफिकली ये डिप्रेशन है और स्ट्रक्चरली ये बनी है और इसमें जो है थिक एलुवियल की हमें जो सॉइल है वो देखने को मिलती है। तो एलुवियल सॉइल जो है बहुत ही उपजाऊ सॉइल मानी जाती है, ये तो आपको पता होगा, जियोग्राफी में पढ़ते हैं। एलिवेशन की अगर हम इसकी बात करें तो 350 मीटर से 700 मीटर तक हमें जो है इसका एलिवेशन देखने को मिलता है। तो इसमें कौन कौन सी दून है? जैसे क्यारा दून है ना, पोंटा या नाहन या काला अम्ब दून, काला अम्ब के जो एरिया में है वो है क्यारा दून। अच्छा, नालागढ़ सोलन वाला एरिया
है ना, ये सिरमौर वाला एरिया है, सिरमौर में है। ये नालागढ़ सोलन में है, जसवान, ऊना और नूरपुर कांगड़ा, है ना, जसवान, नूरपुर, दून, इन ऊना एंड कांगड़ा यहाँ है। ठीक है, तो ये जो है मेजर दून्स हमें हिमाचल प्रदेश में बेसिकली देखने को मिलती है। इसके बाद जो पहली हम दून है वो है क्यारा दून वैली। क्यारा दून वैली जो है पोंटा जो वैली है उसमें हमें साउथ ईस्टर्न कॉर्नर पे देखने को मिलती है। इसे हम पोंटा वैली भी बोलते हैं। अच्छा, पोंटा जो वैली है वो एक और चीज से बड़ी फेमस है। अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे गुरुद्वारा है। अच्छा, गुरुद्वारा है यहाँ पे। गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, जो कि 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो वो जब हम सिरमौर की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो तब देखेंगे हम कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि यहाँ पे किस तरह से लड़ाइयाँ हुई। तो गुरु गोविंद सिंह के साथ हिमाचल बिलासपुर का राजा था, तो उसके साथ सफेद हाथी को लेके लड़ाई हो गई थी, बैटल ऑफ गानी। बैटल ऑफ नदौन जो है आपके मुगलों के साथ हुई। तो बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। जब आप इसको देखेंगे तो वो आगे हम जब सिरमौर की हिस्ट्री को कवर करेंगे तब हम देखेंगे। अच्छा, इट इज लोकेटेड इन, जो क्यारादून की बात करें, इट इज लोकेटेड इन मारकंडा एंड धरती रेंज, जिसे यमुना रिवर सेपरेट करती है इट फ्रॉम देहरादून। देहरादून के साथ इसे सेपरेट करती है। अच्छा, इसमें जो है ये जो पार्ट है वो है सिसगिरी का, गिरी रिवर है तो वो इसे ड्रेन करती है। और यहाँ पे गिरी फॉल भी है। इसके बाद गिरी और जो बाटा रिवर, जैसा हमने बोला कि इसे ड्रेन करती है। अच्छा, जो ये है आपका लोअर हिमाचल, जो ये दून, क्यारा दून है, ये जो है पहले जो है बहुत डेंस फॉरेस्ट था जिसमें बहुत वाइल्ड एनिमल थे, ये वाइल्ड एनिमल थे आपके। ये टाइम बात है राजा शमशेर सिंह की। ये सिरमौर का ही राजा था जिसने यहाँ पे या इनहेबिटेंट अपने स्टैब्लिश की। पोंटा साहिब की हमने बात कर ली है कि पोंटा साहिब जो है इंडस्ट्रियल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, और पोंटा साहिब सिख की धर्म के लिए बहुत जरूरी है, या सिख धर्म का एक हमें बोल सकते हैं कि पिलग्रिमेज है। तो गुरुद्वारा पोंटा साहिब, यस, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और यमुना रिवर के किनारे। जब भी हम पोंटा साहिब की बात करेंगे तो ये 4-5 फैक्ट आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 कि आपका यहाँ पे सिख धर्म के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरुद्वारा कौन सा है? गुरुद्वारा पोंटा साहिब है। और रिवर यहाँ पे कौन सी है? रिवर इसके किनारे यमुना रिवर हमने देखने को मिलती है। और कौन से गुरु आए थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी हमें यहाँ आए थे। ठीक है, ये हमने दून्स की बात ऑलरेडी कर दी है कि दून्स जो है कैसे कैसे बनते हैं, तो और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अगला आता है नालागढ़ दून वैली। नालागढ़ कहाँ? हमें सोलन में, सोलन से जो होंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे कि ये जो है आउटर हिमालय के जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न में है, और इरोडेड, मतलब बहुत इरोजन होता है, इरोडेड रेंज है। ठीक है, तो सॉरी अच्छा, इसमें जो है हमें बहुत सारे फोर्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें चंबा, सुजानपुर, रामगढ़ और मलोन फोर्ट है। ये मलोन फोर्ट बहुत
इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे जब गोरखा इन्वेजन आप पढ़ेंगे या तब हम देखेंगे कि मलौन फोर्ट में भक्ति थापा करके एक गोरखा था, उसकी मृत्यु हुई थी। तो वहीं से जो है पिक्चर चेंज हो गई थी। जब अंग्रेजों और गोरखों की लड़ाई हो गई थी तो वहीं से ही गोरखा हार गए थे। तो ऐसा पूछा जाता है कि भक्ति थापा की मृत्यु कहाँ हुई, तो मलौन फोर्ट में हुई। ठीक है, तो मेज, wheat are the cereal crop here. टोमेटो, जिंजर, जिंजर तो आपको पता है कि सिरमौर साइड सबसे ज्यादा जिंजर होता है, या सोलन साइड सबसे ज्यादा जो है पाया जाता है। इसके बाद जो भी आपकी ग्रीन हाउस की आपकी जो वेजिटेबल है, कमर्शियल वेजिटेबल है, वो हमें इस जगह देखने को मिलती है। कार्नेशन हो गया, कैप्सिकम हो गया, तो ये जो है कमर्शियल क्रॉप हमें इस रीजन में देखने को मिलती है। इसके बाद आता है जसवान और नूरपुर दून। जसवान दून पूरब चंद ने, जसवान जो आपकी स्टेट थी उसको इस्टेब्लिश किया था। ये बेसिकली कटोच फैमिली से थे जो कांगड़ा की थी, लेकिन इन्होंने दूसरी जगह जब शिफ्ट किया तो इसकी हम बोलते हैं कि पहली ऑफशूट जो है जसवान थी। उसका नूरपुर, ठीक है, और जसवान हमें ऊना में और नूरपुर हमें कांगड़ा में देखने को मिलती है। तो वही है कि प्रेजेंट डे में जो है राजपुरा, राजपुरा जो है इसकी सेंट्रल जो स्टेट थी वो राजपुरा थी। तो 1170 में पूरब चंद ने इसे बसाया था। अगर हम सॉइल की बात करें इस वैली की तो वो ग्रेइश और येलोइश है, और लूमी सॉइल हमें देखने को मिलती है, लूमी टू सैंडी सॉइल हमें देखने को मिलती है, और पबल्स हमें देखने को मिलती है। वो क्योंकि वो दून का एक फीचर ही है कि आपको पबल होगी, ग्रेवल होगी और एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ हमें वीट, मेज, पैडी, मस्टर्ड, पोटैटो और शुगर कैन जैसी फसलें हमें देखने को मिलती है। अच्छा, एक डिबेट जब हम पढ़ेंगे सब रिलीजनिज्म, जब हम सब रीजनलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें डिबेट आती है लोअर हिमालय वर्सेस अपर हिमालय, लोअर हिमालय और अपर हिमालय। तो लोअर हिमालय में आपको जो सीरियल क्रॉप है, या व्हीट हो गया या पैडी हो गया, इन चीजों की आपको बहुत आई, या एग्रीकल्चर की हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर आपको लोअर हिमाचल में ज्यादा मिलेगा। हाँ, जब अपर हिमाचल में जाएंगे तो वहां सबसे ज्यादा क्या है, वहां हॉर्टिकल्चर सबसे ज्यादा है। शिमला की बात करें आप, किन्नौर की बात करें आप, या कुल्लू की बात करें आप, या मंडी के अपर एरिया की बात करें, तो वहां क्या है, तो वहां हॉर्टिकल्चर ज्यादा है। तो वो जब हम रीजनलिज्म, सब रीजनलिज्म की बात करते हैं तो रीजनलिज्म में वो जो है एक डिवाइड का काम करता है कि लोअर हिमाचल वाले बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत पहले से उठे हैं, कि अपर हिमाचल जो है बहुत पहले से उठा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेब के बगीचे थे। तो ये भी एक डिबेट का टॉपिक बन जाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तब हम इसे देखेंगे। अच्छा, नूरपुर में जो है ओल्ड फोर्ट है और टेम्पल है, ब्रिज राज का जो है टेम्पल हमें देखने को मिलता है। अच्छा, जो नूरपुर का जो फोर्ट है वो किसने बनाया था? राजा बासु ने बनाया था। जब कांगड़ा की हिस्ट्री देखेंगे तो हम देखेंगे कि राजा बासु ने यहाँ पे नूरपुर में फोर्ट बनाया था। सॉइल हमें यहाँ की देखने को येलोइश या ब्राउन मिलती है, डार्क ब्राउन टू येलोइश, और डार्क ब्राउन टू लूमी या क्ले लूमी हमें सॉइल यहाँ की देखने को मिलती है। ठीक है, तो जीएस 1 में ही एक टॉपिक रहता है एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ शिवालिक, या एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ हिमाचल। उसमें जो है हम देखेंगे शिवालिक। शिवालिक जो हम देखा कि ये वैली 350 मीटर से जो एग्रोक्लाइमेटिक के आधार पे देख रहे हैं, ठीक है, तो 350 से 650 मीटर अबव द सी लेवल, और 30% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया और 55% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया ऑफ द स्टेट जो है शिवालिक रेंज है। ये
एक बार आ भी चुका है कि स्टेटमेंट आपसे पूछी थी कि कितना कितना परसेंटेज है। तो सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड एरिया जो है कौन सी रेंज में हमें देखने को मिलता है, वो शिवालिक में देखने को हमें मिलता है। और सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया वो हमें ट्रांस हिमालय का देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमें ऑलरेडी हमने देख लिया कि व्हीट, मेज, पैडी, ग्राम, शुगर कैन, मस्टर्ड, पोटैटो और वेजिटेबल, जो भी आपकी कमर्शियल वेजिटेबल है, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। अच्छा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ शिवालिक की बात जब हम करते हैं, क्या क्या इकोनॉमिक आपकी ये है, तो इसमें आपकी वेजिटेबल जो है वो देखने को मिलती है। वेजिटेबल में जो है ये बहुत जो है रिच है फ्लोरा और फोना में, जिसमें डिफरेंट मेडिसिनल एंड ये इकोनॉमिक यूज हमें देखने को मिलते हैं जिसके। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट स्पाइसीज होगी, है ना, जैसे आपके बेल होगी, भांग होगी, है ना, रत्नजोत होगी, और आपका कीर होगी, और मतलब इस तरह के जो ट्री या जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, मेडिसिनल जो प्लांट है, वो आपको इस जगह देखने को मिलते हैं। इसके बाद है मिनरल, मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में जब आप देखेंगे लाइमस्टोन, ये चीजें आप लिखते साथ में जाइए। ठीक है, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सिलिका सैंड हो गया और क्वार्जाइट। ये मिनरल यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, सिल्वर, ये आपके और जो मिनरल है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद का जो पॉइंट है वो है कि भाई स्टेबल प्लेस है और सीमेंट, स्टेबल प्लेस फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज। क्यों सुइटेबल प्लेस फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज क्यों है सुइटेबल? क्योंकि हम हमें लाइमस्टोन, ठीक है, क्ले, जिप्सम, सैंड, ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें सीमेंट इंडस्ट्री की एक बोल सकते हैं हम कि कोर के रूप में हम इनको मान सकते हैं कि इनके बिना सीमेंट इंडस्ट्री का चलना बहुत जरूरी, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी हमें सीमेंट इंडस्ट्री में देखने को मिलती है, जैसे एसीसी, एसीसी की इंडस्ट्री कहाँ है? बरमाणा में। सीसीआई की कहाँ है? राजबन में। और आपकी अंबुजा सीमेंट की कहाँ है? दारला घाट में। तो ये जो इंडस्ट्रीज है, अंबुजा सीमेंट की इंडस्ट्री हमें कहाँ देखने को मिलती है? दारला घाट में। तो ये जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है, इसके लिए ये बोल रहे हैं कि ये जो है सुटेबल जो है प्लेस हमें शिवालिक जो हिल है वो देखने को मिलती है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट के लिए भी शिवालिक बहुत फेमस है। सोलन का एरिया हो गया, वहां पे बद्दी का एरिया जो है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, जैसे फार्मा। एक इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि 35% ऑफ जो इंडिया का शेयर है फार्मा इंडस्ट्री का, वो हमें हिमाचल से ही उसको पूरा करता है, या हिमाचल उसको पूरा करता है। हिमाचल का शेयर जो है इंडिया में जो 35% है, उसमें से भी सोलन वाला जो एरिया है, सोलन में आपको जो रियल एस्टेट देखने को मिलती है। इसके बाद आईटी पार्क, आईटी पार्क वगैरह जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे माइग्रेशन हमें इस साइड को देखने को मिलती है कि लोग जो है बिजनेस या लोग जो है अपने रोजगार के लिए इस ओर आते हैं। अच्छा, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर 1 है माइनिंग। शिवालिक की जो
लोअर हिमालय जितनी भी जो शिवालिक की जो नदियां हैं उनमें हमें एक्सेसिव माइनिंग या इलीगल माइनिंग की जो हम आए दिन खबर सुनते रहते हैं, तो वो बहुत एक मेजर इशू है कि उसके बेडरॉक को हम छेड़ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे जो है आपकी जो आसपास के जो सराउंडिंग की जो सेटलमेंट है वो डिस्टर्ब होती है, उसमें हमें बाढ़ या ऐसी डिजास्टर होने का जो है खतरा हमें देखने को मिलता है। अच्छा, लॉस ऑफ वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी क्यों? इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की इंक्रीज से हमें यहाँ पे वेजिटेशन में बहुत कमी देखने को मिली है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगना शुरू हो गई है ना। पोल्यूशन का लेवल बहुत बुरे हाल है। गर्मी, है ना, जब आप देखेंगे टेम्परेचर बहुत किसका रीजन है? ये है जो ह्यूमन इंड्यूस रीजन है, ह्यूमन की वजह से ही हो रहा है। तो इंडस्ट्री लगा दी है आदमी ने, तो बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से लॉस हो गई है। तो एक बहुत फेमस कोट है कि नेचर, महात्मा गांधी का कोट है कि नेचर हैज इनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ मैन, नॉट द ग्रीड ऑफ मैन। ठीक है, तो वही बात है कि जब आप ग्रीड पे आ जाते हो तो ये चीजें तो आपको देखने को मिलती ही है। इसके बाद हम देखेंगे कि इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि लोग जो है आपके गांव से इंडस्ट्रियल एरिया की ओर आ रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो है पॉपुलेशन बढ़ जा रही है और गांव में पॉपुलेशन हमें कम होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो अभी हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, उसमें लाइमस्टोन, क्ले या जिप्सम वगैरह, उनका जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। वही है ना कि ग्रीड के लिए, अपनी ग्रीड के लिए जितनी नेचर में उस चीज की मात्रा है उससे ज्यादा उस चीज की मात्रा को जो है यूज किया जा रहा है। उसके बाद कांस्टेंट जो इरोजन है ड्यू टू सीजनल स्ट्रीम। अच्छा, सीजनल स्ट्रीम को क्या बोलते हैं हम? चोज या चो बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, बहुत बिल्डिंग बन चुकी है या कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? लैंडस्लाइड या इरोजन या और पोल्यूशन जैसी हमें चीजें देखने को मिलती है। तो ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई शिवालिक की इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके क्या चैलेंजेस है और आप क्या वे फॉरवर्ड क्या होगा आपका। तो ये आपने सोचना है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कि कैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और जो हाई कोर्ट है उसने इसे नो गो जोन घोषित कर दिया है कि यहाँ पे जो है जाना जो है या इलीगल माइनिंग या कोई भी एक्टिविटी वो करना जो है वर्जित है ना। हमें जो है माइनिंग, इलीगल माइनिंग को हमें रोकना पड़ेगा। और जगह भी हमें ऐसी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी जहां जो है इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित हो सके, ताकि जो है पॉपुलेशन का एक जगह जो है एक्यूमुलेशन कम हो सके। रिसोर्सेज का हमें इस तरह से सस्टेनेबल तौर पे यूज करना पड़ेगा ताकि हमारी जो है आने वाली पीढ़ियां भी उसको देखें। पॉल्यूशन पॉल्यूशन का भी जो है हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये जो जितनी चीजें हैं कि आप कोई और चीज सोच सकते हैं, तो वो जितनी चीजें हैं तो ये इस क्वेश्चन को पूरी तरह से एड्रेस करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन एक हम लिख सकते हैं मेंस में। अच्छा, अब दूसरी जो रेंज है हमारी वो है लेसर हिमालय, या इसको कई बार इनर हिमालय या मिडल हिमालय भी हम कह देते हैं। अच्छा, इसका जो एल्टीट्यूड है वो वेरी करता है 1500 मीटर से 4500 मीटर के बीच। ठीक है जी, ये ऑक्यूपाई करता है, अच्छा, सेंट्रल पार्ट ऑफ हिमालय को ये ऑक्यूपाई करता है। और ग्रेनाइट और क्रिस्टलाइन रॉक से ये जो अनफॉसिलस सेडिमेंट है उससे बना है। ग्रेनाइट रॉक कौन सी है? ग्रेनाइट रॉक आपकी इग्नियस रॉक में आती है। ठीक है, तो फॉसिल्स का होना तो यहाँ पे मुश्किल ही है कि फॉसिल्स होंगे यहाँ पे।
अच्छा, कौन कौन सी जो जगहें हैं वो इसमें आ जाती है, तो ये क्वेश्चन भी शायद पूछा गया था कि इसमें रेणुका का जो अपर एरिया है, पछाद, पछाद कहाँ है? सिरमौर में। चचोट कहाँ है? मंडी में। और करसोग भी मंडी में है। अपर पार्ट ऑफ कांगड़ा, पालमपुर, डलहौजी, चंबा का एरिया, भटियात, चोरा, ये जगहें कहाँ है? चंबा। तो ये इन डिस्ट्रिक्ट में आपको चंबा, सिरमौर हो गया, आपका मंडी हो गया, और आपका कांगड़ा हो गया, इसमें आपको देखने को मिलती है। जी। चूड़धार और चूड़ चांदनी, ये जो है इसकी फेमस या हाईएस्ट पीक हम बोल सकते हैं। चूड़धार ये जो है सिरमौर और शिमला के बीच की बाउंड्री है। यहाँ चूड़ चांदनी या चूड़धार आपका जो पार्क है वो भी देखने को मिलता है। और सिरमौर की सबसे बड़ी चोटी भी चूड़धार है। चूड़धार को हम चूड़ चांदनी के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद हम मिडिल हिमालय को आगे फर्दर धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज में बढ़ते हैं। धौलाधार रेंज की हम पहले बात करते हैं कि धौलाधार रेंज क्या है। अच्छा, धौलाधार रेंज को व्हाइट रेंज के नाम से भी जाना जाता है और इसे मौलक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हमने एक पढ़ा मानक या मेनाक पर्वत और अभी हम पढ़ रहे हैं मौलक पर्वत। तो मैं मानक पर्वत किसे बोलते हैं? हम मानक पर्वत हम आपकी शिवालिक हिल्स को बोल देते हैं, और धौलाधार हिल्स के लिए क्या है? मौलक पर्वत। अच्छा, आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो आप यहां देख रहे हैं कि AULA, ये और AULA जो मैं याद रखता था, तो मैं ऐसे रखता था कि ये दो जो है सेम है, लेकिन जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको याद हो ही जाता है। तो ये अगर आपको नहीं याद रहता कि इसमें जो है वर्डिंग सेम है, ठीक है, तो ये भी आपकी एक चीज है याद रखने की। तो इसके बाद अगर हम इसको देखें, ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है कि इट ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय रेंज नियर बद्रीनाथ इन उत्तराखंड एंड इंटरसेप्टेड, कहां पे इंटरसेप्ट करती है? सतलुज। सतलुज कहां पे इसको इंटरसेप्ट करती है? रामपुर बुशहर में। ब्यास कहां पे जो इंटरसेप्ट करती है इसे? लारजी में। रावी कहां पे इंटरसेप्ट करती है इसे? चंबा में। ठीक है, तो ये लाइन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगी जब आप PYQ की एनालिसिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, या इसकी आपके पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिवर कहाँ पे इसको धौलाधार रेंज को इंटरसेप्ट करती है। अच्छा, इसकी हम नॉर्दर्न साइड की बात करें धौलाधार की, तो नॉर्दर्न साइड में जो है ये पीर पंजाल से टच होती है, और पीर पंजाल और धौलाधार रेंज है वो आपस में बड़ा बंगाल में टकराती है या बड़ा बंगाल में मिलती है। ये है कांगड़ा के एरिया, बड़ा बंगाल। यहां से रिवर निकलती है रावी रिवर। ठीक है जी। उसके बाद है कि कहां कहां ये पाई जाती है? कांगड़ा, चंबा, मंडी, ये मेन जगहें इसकी धौलाधार की है। और जो मीन एलिवेशन है धौलाधार का वो है 4550 मीटर से लेके 3600 से 4550 मीटर ऑफ ये, ठीक है, 3600 से 4550 मीटर कांगड़ा वैली में। अच्छा, धौलाधार जो रेंज है उसमें सबसे ज्यादा बारिश कहाँ में देखने को मिलती है? धौलाधार में। ठीक है, कांगड़ा में, कांगड़ा की धौलाधार। सबसे कम स्पीति। और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? कौन आए थे? दलाई लामा। 14th दलाई लामा है वो। कहां पे? मैक्लोडगंज। और कब आए थे? 1960 में। 59 में आपको इंडिया में आए थे, लेकिन 60 में उन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था आपका जो बौद्धिज्म है।
हालांकि हिमाचल में जो बौद्धिज्म है वो 242 बीसी में अशोका के टाइम में आ चुका है, लेकिन जब आपका तिब्बत का जो एरिया है, तिब्बत के एरिया पे चाइना ने एनेक्सेशन किया, तो वो वहां से उन्होंने सहायता एजाइलम कहाँ लिया, इंडियन गवर्नमेंट के पास। इंडियन गवर्नमेंट में उन्होंने फिर धौलाधार में अपनी मैक्लोडगंज में अपना ये बनाया, जो मोनेस्ट्री वगैरह हैं वहाँ उन्होंने एस्टेब्लिश की। तो ये 4-5 चीजें आपने धौलाधार से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, तो सेकंड हमारी जो पीक है वो है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल जो है 4000 मीटर से 5000 मीटर है। ये बेसिकली चंबा में है, मेनली जो चंबा में है ना। यहाँ लिखा भी है कि ये मोस्टली जो है चंबा में है। और इट बाइफिरकेट फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय रेंज। कहाँ पे बाइफिरकेट होती है? किसके द्वारा? रिवर सतलुज के द्वारा, ठीक है जी। अच्छा, जो इसका जो वाटर डिवाइड है वो हमें देखने को मिलता है चिनाब एक साइड पे और ब्यास और रावी दूसरी साइड पे। और कहाँ हमें ये ब्लेंड होती हुई दिखाई देती है? अभी हमने पढ़ा कि धौलाधार के साथ ये बड़ा बंगाल के एरिया में जो है ब्लेंड होती है या बेंड होती है, ठीक है। ये हमें जो पीर पंजाल है ये कुल्लू वैली और लाहौल वैली को अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी वैली को अलग करती है, कुल्लू वैली और लाहौल वैली को। अच्छा, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम दिस रेंजेस टुवर्ड द इनर हिमालय या लोअर लेइंग रिज या शिवालिक की ओर बोले हम तो उसे क्या कहते हैं? हम ला बोलते हैं। पासिस के थ्रू होता था ना, पासिस को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ला। जैसे मुरांगला, ठीक है। जो जब हम पासिस पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसको ला बोला जाता है। पासिस क्या होता है? पासिस है कि दो दो जो पर्वत चोटियां हैं या चोटी के जो बीच का गैप है, जहां से हम एक चोटी को, जैसे टनल होती है, टनल क्या है? अंदर से जाती है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले चोटियों के बीच से एक रास्ता तो होता था जिससे हम चोटियों को आर पार करते थे, ठीक है। चोटियों में तो चढ़ तो सकते नहीं थे। एक वैली टाइप फनल होता है कि जिससे हम चोटियों को, एक चोटी से दूसरी चोटी को, मतलब हम एक वैली से दूसरी वैली की ओर जा सकते थे, जैसे रोहतांग पास हो गया। रोहतांग पास में आप कुल्लू से आप पीर पंजाल में ही है रोहतांग पास। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहतांग पास जो है कहाँ है? ये पीर पंजाल रेंज में है। तो जब हम कुल्लू से लाहौल की ओर जाते हैं तो ये हमें पीर पंजाल देखने को, ये रोहतांग पास देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से पासिस हैं? सबसे पहले हमने रोहतांग पास पढ़ा। ये कई बार पूछा जा चुका है कि रोहतांग पास इज सिचुएटेड इन धौलाधार रेंज। तो मैक्सिमम को लगता है कि धौलाधार रेंज में, लेकिन ये कहाँ है? ये पीर पंजाल रेंज में। ये आपने ख्याल रखना है। छोबिया पास और कुक्ती पास, ये 3-4 पासिस हैं जो कहाँ हमने देखने को मिलते हैं? पीर पंजाल रेंज में। इसके पास सांच पास लिंक करता है रावी एंड चंद्रा वैली को। रोहतांग पास हमने जैसा कि बता दिया कि कुल्लू वैली को चंद्रा वैली ऑफ लाहौल से हमें लिंक करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। रोहतांग पास क्या है? रोहतांग पास से कौन सी रिवर निकलती है? ब्यास रिवर निकलती है। ये भी आपको ख्याल होना चाहिए। अच्छा, रोड, बहुत सारी रोड इन पासिस पे कंस्ट्रक्ट है, जैसे सांच पास पे, कुक्ती पास पे, किलीचो, छोबिया, है ना, जो कि रावी वैली को लाहौल और जो स्पीति वाला एरिया है उसके साथ जो है कनेक्ट करती है, और लाहौल का जो चंद्रा वाला एरिया है उसके साथ कनेक्ट करती है। अच्छा, इसके बाद जो हमटा, इसमें हमटा पास है। हमटा पास अभी बोल सकते हैं हम कि सोशल मीडिया में था, क्योंकि यहाँ पे ये जो बंजार के देवता हैं वो 26-27 साल बाद यहाँ पे विजिट पे गए थे। तो ये कुल्लू वैली में ही हमें देखने को मिलता है, और कुल्लू वैली और आपकी लाहौल वैली को लिंक करता है, ठीक है। तो ये है पीर पंजाल के बारे में कि पीर पंजाल, और पीर पंजाल मेनली कहाँ हमें देखने को मिलता है? आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। अच्छा,
इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है चूड़ चांदनी या चूड़धार, ठीक है। चूड़ का मतलब क्या होता है? चूड़ का मतलब है कि भाई द ग्रेट आर्क। ये किसने बोला था? जॉन आपके कैनी ने बोला था, ठीक है। ये स्लाइड आगे होगी, ये एक्चुअल में मिडिल हिमालय या आपकी धौलाधार रेंज मिडिल हिमालय की स्लाइड है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था। मैं आपको ये देखिए, लेसर हिमालय में जब हम चूड़धार या चूड़ चांदनी देखते हैं, तो ये धौलाधार की जो स्लाइड है, ठीक है, कि धौलाधार में हमें ये देखने को मिलती है। तो इसमें क्या है, चूड़धार सेंचुरी जो है सिरमौर, जैसा हमने पहले ही बोला कि सिरमौर और शिमला में हमें देखने को मिलती है। तो सबसे किसकी ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी? तो ये सिरमौर की ऊंची चोटी है। अच्छा, ये जो इस सेंचुरी की टोटल कवर एरिया है वो है 56.16 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें ब्लैक बियर हो गया, बार्किंग डियर हो गया, लेपर्ड हो गया, आपका गोरल हो गया, वाइट वो ये है गोट, वाइट गोट हो गया, ठीक है, लंगूर हो गया, मोनाल हो गया, वेस्टर्न ट्रैगोपन या ट्रैगोपन की जो प्रजाति है, खालिज प्लेसेंट हो गया। तो ये हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे देवदार हो गया, ओक हो गया, ये चीजें भी हमें, पाइन हो गया या फर, ये हमें रेडोडोड्रेंस, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, इस एरिया का जो है देवता कौन सा है? शिरगुल देवता। शिरगुल देवता हमें कहाँ पे? सिरमौर, आपके सिरमौर और शिमला में देखने को मिलता है कि उनकी जो है वर्शिप हमें इस एरिया में देखने को मिलती है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये एरिया जो है हनुमान जी ने यहाँ पे डिस्कवर की थी संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी बूटी इसी एरिया में या इसी हमें चोटी में देखने को मिलती है। ऐसे एक जो कहानी है चूड़धार से रिलेटेड या शिरगुल देवता से रिलेटेड, वो है कि भाई यहाँ चारू, महाभारत की कहानी है कि यहाँ पे चारू करके एक कोई व्यक्ति था, तो उसको सांप ने काट लिया था। तो सांप ने जब काटा तो वहां पे उस सांप का जो है जहर इतना ज्यादा था कि वो मरने की कगार में था। उसने फिर देवते का आवाहन किया, तो वहां पे शिरगुल देवता जो प्रकट हुए, तो उन्होंने उसको, इस आदमी को जो है उसके जहर, सांप के जहर से बचाया। और बाद में इस आदमी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपकी जो है इस एरिया में आपको एस्टेब्लिश करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। तो ये एक हमें कॉन्टेक्स्ट मिलता है महाभारत में इस एरिया से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, जब हम लोअर हिमालय की बात करते हैं या मिडिल हिमालय की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर एक, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है। धौलाधार की हमने बात की, सबसे ज्यादा हमें रेनफॉल कहाँ देखने को मिलती है? धौलाधार में देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है सदर्न वेस्टर्न विंड को ब्लॉक कर देता है, और जब वेस्टर्लीज विंड या विंटर में जो वेस्टर्लीज विंड आती है उसको भी ये ट्रैप कर देता है। और यहाँ सबसे ज्यादा बारिश हमें सेकंड नंबर पे आपके जो मेघालय के बाद जो है सेकंड नंबर पे यहीं पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। सोर्सेज ऑफ मैनी रिवर है ना, जो लोअर हिमाचल है या मिडिल हिमालय है, वहां से बहुत सारी जो रिवर ओरिजिनेट होती है, चाहे आप ट्रिब्यूटरीज बोलो, ब्यास की ट्रिब्यूटरीज, यस, आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरीज होगी। तो मेनली यहाँ पे ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलती है, और जो कि एक एज अ लाइफ लाइन इस एरिया में काम करती है। सॉइल कैसी है? यहाँ पे फर्टाइल सॉइल हमें देखने को मिलती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो रिवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ की रिवर पे बहुत सारे जो हाइड्रो पावर प्लांट बनाए गए हैं।
अच्छा, फॉरेस्ट वेल्थ, रिच फॉरेस्ट वेल्थ हमें देखने को मिलती है। ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं कि कौन कौन से फॉरेस्ट या पेड़ हमें यहाँ पे इस एरिया में जो देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी फिर आपका पैडी हो गया, सॉइल हो गया, पैडी क्रॉप हो गया, व्हीट हो गया, या कोई अन्य कमर्शियल सॉइल हो गया। तो इसके अलावा आपको चाय, चाय के बागान भी यहाँ देखने को मिलेंगे। जो पालमपुर वाला एरिया है आपको, तो वहाँ पे आपको चाय के बागान देखने को मिलेंगे, जो कि एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर पीर पंजाल की बात करें तो वहाँ पे आपको जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वॉलनट वगैरह हो गया आपके, बहुत सारे जैसे एप्रिकॉट वगैरह हो गया, तो वो हमें देखने को मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों हमें इस एरिया में देखने को मिलते हैं। अच्छा, टूरिज्म, धर्मशाला एक डेस्टिनेशन, तो आपको पता है कि धर्मशाला एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है। यहाँ पे मैक्लोडगंज है, यहाँ बाक्सू फॉल है, तो कांगड़ा फोर्ट हो गया। तो इस एरिया में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। और हिमाचल की जो पीर पंजाल की भी जो रेंजेस है, जैसे कि किन्नौर वगैरह के, तो वहाँ हमें जो है ये देखने, टूरिज्म की जो बहुतायत है या टूरिज्म की जो इन्फ्लक्स है वो देखने को मिलता है। पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहाँ दलाई लामा जी जो है, दलाई लामा जो है हमारे आए थे, तो इसी बौद्धिज्म के लिए, या यहाँ पे जो है आपकी बहुत मंदिर हमें, या जो भी आपके कल्चरल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मिनरल की हमने बात कर ली कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट मिनरल जैसे जिप्सम, क्ले वगैरह, वो आदि हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, चैलेंजेस, इसके भी चैलेंजेस जब लिखेंगे आप, तो वो चैलेंजेस कैसे होंगे, वो सेम चैलेंजेस होंगे, ठीक है। तो चैलेंजेस में अब जब हम देखेंगे कि क्या हो रही है, माइनिंग हो रही है, एक्सेसिव माइनिंग हमें देखने को मिल रही है, वही की क्राउडेड एरिया है ना। तो ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक एरिया, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, क्राइम, और आपका, अगर हम नेचुरल में देखें तो आपके यहाँ बाढ़, है ना, फ्लड, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे एज अ चैलेंजेस के रूप में देख सकते हैं। और हम इसके लिए हम क्या क्या वे फॉरवर्ड या क्या क्या हम सोल्यूशन कर सकते हैं, तो वो आपने एनालाइज करना है कि क्या क्या इसके वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, या क्या क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, जिससे हम इसके इम्पैक्ट को जो है कम कर सके। कि हमें जैसे, हमें जो है पीसफुल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बौद्धिज्म का यहाँ पे, बौद्धिज्म या हिंदुइज्म या सिख, तीनों धर्म का यहाँ पे जो है बोल सकते हैं हम कि एक सेंटर है। तो यहाँ पे पीस पीस क्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद हम फ्लड के लिए क्या कर सकते हैं, माइनिंग, हमें इलीगल माइनिंग को हमें रोकना पड़ेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, कंस्ट्रक्शन से जो लैंडस्लाइड जो हो रही है, उसे हमें रोकना पड़ेगा। तो हमें साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज, चाहे वो आपके पेड़ हो, चाहे आपके वन हो, ठीक है, या जो मिनरल हो, उन चीज़ों का हमें ऑप्टिमम यूज़ करना पड़ेगा। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सस्टेनेबली हम उसको यूज़ करें, सस्टेन हो, ताकि वो लॉन्ग टर्म में चले, ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम, जैसे हम शिवालिक का एग्रो क्लाइमेटिक जोन देखा था, इसमें भी हम देखेंगे कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन होगा, जो मिड एग्रो क्लाइमेटिक जोन के नाम से इसको जानते हैं, तो ये एक्सटेंड होता है 650 मीटर से 1800 मीटर तक। अच्छा, इसमें क्या है, माइल्ड टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है। 10% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, और 30% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया ऑफ द स्टेट है। इसमें हमें व्हीट, मेज, वर्ली, ब्लैक,
ग्राम है शायद, बीन्स, पैडी एक्सेट्रा हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें जो है क्रैश क्रॉप भी आपकी होती है, जो कि ऑफ सीजन के लिए हमें यहाँ पे पोटेंशियली इसका देखने को मिलता है। जैसे वेजिटेबल हो गया, जिंजर हो गया, और कर्ली फ्लावर हो गया, और रूट क्रॉप्स होगी। तो ये जितनी सारी क्रॉप्स हैं इनका भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें आपकी हॉर्टिकल्चर, वॉलनट हो गया, आपकी एप्रिकॉट हो गया, आपकी परसिमन हो गया, या आपके प्लम हो गया। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। अब जब आप किन्नौर साइड जाएंगे तो, या चंबा साइड जाएंगे तो वो आप वहाँ पे आपको एप्पल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो वो ये जितनी भी क्रॉप्स हैं, तो ये एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम तीसरी रेंज की बात करते हैं, वो है ग्रेटर हिमालय रेंज, जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं। और मैंने आपको एक नाम बताया था, इसका नाम है एल्पाइन जोन। कई बार पूछ लिया जाता है कि एल्पाइन जोन, या इसके बदले आपको एल्पाइन जोन दिया जाएगा। तो एल्पाइन जोन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका एक ही नाम है, ठीक है। और हिमाद्री भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो हिमाद्री क्या है? लॉफिएस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूस रेंज हिमालय की है। कौन सी रेंज के ऊपर है? मिड हिमालय, और ऊपर है जांस्कर। इन दोनों के बीच में ये पाई जाती है। अच्छा, ये स्पीति रीजन मैक्सिमम जो है कवर करती है, और कुछ किन्नौर का एरिया आपका होगा। जो जियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट कोर है इसमें, ठीक है। और सेडिमेंट जो है आपके यहाँ पे लूज सेडिमेंट यहाँ पे हमें कम देखने को मिलते हैं। तो अब हमें जो है आपके हार्ड जो रॉक्स हैं उसकी ओर हमें जाते हैं। अच्छा, एलिवेशन की बात करें तो 1500 मीटर से हमें ये बाउंड्री एलिवेशन इसकी 5500 मीटर से ईस्टर्न बाउंड्री से वेस्टर्न बाउंड्री की ओर हमें रन करती हुई दिखाई देती है। अच्छा, तो इसमें स्नोई फील्ड है, वास्ट ग्लेशियर। ग्लेशियर के लिए जो मैक्सिमम जो ग्लेशियर जो है इस रेंज में पाए जाते हैं। और ग्लेशियर जो है आपके जो वैलीज हैं या जो आपकी रिवर्स हैं वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनका रिवर्स का आप बेसिकली सोर्स कहाँ है? ग्लेशियर्स ही हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि जो हिमालयस के जो माउंटेन्स है, जो ये माउंटेन है वो हमें कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ जो है अलग करता है। ये इसकी खासियत है। ये तो ग्रेटर हिमालय के कुछ कुछ इम्पोर्टेंट आपकी पॉइंट्स हैं। अच्छा, फर्दर जो है ये हिमालय बारालाचा पास से मर्ज होते हुए पार्वती रेंज ऑफ ईस्टर्न जो ईस्ट ऑफ द कुल्लू वैली, पार्वती रेंज कहाँ मिलती है हमें? कुल्लू वैली में हमें इसका मर्जर दिखाई देता है। तो पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज कहाँ पे इसे ज्वाइन करती है? देवटिबा में। देवटिबा कहाँ है? कुल्लू में। 6000 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है जी। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जो मिडिल हिमालय है जिसमें पीर पंजाल और धौलाधार रेंज है, वो कहाँ पे इसको ज्वाइन करती है? वो देवटिबा में ज्वाइन करती है। देवटिबा कहाँ है? कुल्लू में, ठीक है। इसमें न्यूमरस पासिस हैं, जैसे करांगला हो गया, कुंजुमला हो गया। पासिस पढ़े हमने ना, जिसमें ला लगता है, मतलब ला का मतलब पासिस है। अच्छा, परांगला, परांगला पास क्या है? हाईएस्ट पास 55,048 मीटर इसकी हाइट है। पिन पार्वती हो गया, डिववोकरी हो गया, सारा उगमा हो गया, एनिमल पास ये जो है कुल्लू के पास है। कई बार पूछ लिया जाता है कि एनिमल पास कहाँ है, तो वो कुल्लू में है, ठीक है जी। अच्छा, इट ऑल्सो इंक्लूड द पिन पार्वती पास, पिन पार्वती पास बिटवीन द कुल्लू वैली एंड स्पीति। पिन पार्वती पास, और पिन पार्वती एक हमारा नेशनल पार्क भी है, वो कहाँ है? लाहौल स्पीति में।
वो भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। While in Kinnaur, it is transversed with crossing the Charangla Pass in the किन्नर कैलाश रेंज। किन्नर कैलाश कहाँ है? किन्नौर में है, और चरांगला पास इसको जो है हमें क्रॉस करता हुआ देखने को मिलता है। अच्छा, प्रोमिनेंट पीक की बात करें, हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा कहाँ है? कांगड़ा में है। मलाना हो गया, छोटी और बड़ी उंगली या उगमा, ठीक है। राम चकोर हो गया, व्हाइट सेल हो गया, पपसुरा हो गया, कुल्लू पमोरी हो गया, रंतांग, ये जो है मेन इसकी प्रोमिनेंट हमें चोटी या पीक्स हमें इस रेंज में देखने को मिलती है। अगर हम इसके एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करें, एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करें तो ये 1801 से 2200 मीटर तक हमें इसके जो सी लेवल से वो एग्रोक्लाइमेटिक जोन देखने को मिलता है, और ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पे है। अल्पाइन पेस्चर देखने को मिलते हैं, अल्पाइन चारागाह है वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो है 25% जो है जियोग्राफिकल एरिया एंड 10% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया ऑफ द स्टेट का जो है कवर करता है। इसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? व्हीट होता है, बर्ली होता है, मिलेट होगा, ठीक है, और वक व्हीट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। वैसे जो कुछ सीरियल करके ये बोलते हैं तो इसे बक व्हीट बोलते हैं। अच्छा, इस मेज, पोटैटो वगैरह आदि हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद है कि भाई पोटैटो की कल्टीवेशन है ना, और टेम्परेट जो वेजिटेशन है उसकी कल्टीवेशन यहाँ हमें देखने को मिलती है। और ये पेस्चर और मीडो के लिए जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है एक हिल जोन है, जिसमें आपके लाइवली स्टॉक, जैसे गद्दी लोग हैं तो गद्दी लोग इन वैली में आप हमारे जो समर सीजन है उसमें अपने भेड़ बकरियों को लेकर जाते हैं। जो भी नोमैडिक हो गए, गद्दी हो गए, गुज्जर हो गए, तो वो उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। तो ये आपने एग्रोक्लाइमेटिक जोन जब आएगा तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन में ये चीज़ें आपने मेंशन करनी होती है। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट रेंज की, वो है जांस्कर रेंज। जांस्कर रेंज जो है कहाँ? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, सबसे लास्ट हमने पढ़ा। जांस्कर रेंज हमें लाहौल और किन्नौर के एरिया को किसे अलग करती है? आपके तिब्बत के एरिया से अलग करती है। लिखा भी है कि ईस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ रेंज दैट सेपरेट स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम तिब्बत। दिस रेंज इज कट बाय रिवर सतलुज। कहाँ काटती है? शिपकिला में। अच्छा, जब शिपकिला आती है, जब सतलुज आती है, वो शिपकिला पास, शिपकिला क्या है? एक पास है जिसे हम जांस्कर पास भी बोलते हैं, तो शिपकिला से एंटर होती है हिमाचल में। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सतलुज किस जगह से एंटर होती है? शिपकिला किन्नौर से, किन्नौर से हिमाचल में एंटर होती है, ठीक है। सबसे फेमस जो चोटी है वो है रियो फागिल, हाईएस्ट चोटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहले शीला थी, लेकिन जो रिवाइज आया तो उसमें रियो फार्गिल है। इसकी हाइट भी पूछ ली जाती है, तो 1816 मीटर इसकी हाइट है। अच्छा, इसमें जो है एक लियो फार्गिल भी है जिसकी हाइट है 1791। तो इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लियो है कि रियो, तो रियो फार्गिल हाईएस्ट चोटी है, उसके बाद लियो फार्गिल है, ठीक है। तो ये है द एल्टीट्यूड ऑफ दिस, जो है हाईएस्ट पीक जो है हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये नहीं है, लेकिन इसकी बदले कौन सी है? हमें आपकी रियो फार्गिल हाईएस्ट चोटी देखने को मिलती है। पहले हमने जैसा बोला कि पहले हमने ये चोटी कौन सी थी? शीला थी, ठीक है। अच्छा, गुमरंग और सोलरंग पास, सोलरंग पास जो है
ये जो है रिवर सतलुज बेसिन को कनेक्ट करते हैं, किससे? तिब्बत के साथ। ये इन दोनों पासेस का आप नाम याद रखिए। और ये जो है सतलुज को तिब्बत के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके अच्छा, कौन कौन से ये एरिया में पाई जाती है? पांगी तहसील ऑफ चंबा, मैक्सिमम लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इस एरिया में पड़ता है। अगर हम जांस्कर रेंज की बात करें तो इट इज द ऑफशूट जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री हमें मार्क करती है तिब्बत के साथ। एक ही जो ये है जो तिब्बत के साथ जिसकी बाउंड्री लगती है वो कौन सी रेंज है? वो है जांस्कर रेंज। ठीक है जी। अच्छा, इसके एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करें तो ये क्वेश्चन आया था कि वे किस जोन का जो है जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है, वो है जांस्कर रेंज का 36%। लेकिन इसमें कल्टीवेशन के लिए जो एरिया है वो 5% है। और जो सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है वो 2200 मीटर है। और कौन कौन सी जगह ये कंप्राइज करता है? तो ये लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी डिस्ट्रिक्ट, पांगी तहसील ऑफ चंबा। ठीक है। और इसके बाद जो मेजर क्रॉप यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है? व्हीट है, बर्ली है, वही बक व्हीट, और अमरंथस, अमारंथस कुछ ऐसा करके है, अमारंथस वहां पे पाया जाता है। तो ये चीजें हैं। तो इसके बाद जो प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे पोटैटो में आपने देखा होगा कि लाहौल स्पीति का जो पोटैटो है वो नेदरलैंड, ये क्वेश्चन है ना, नेदरलैंड के जो पोटैटो की पर हेक्टेयर प्रोडक्शन के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। वहां पे लाहौल स्पीति के आपने कैबेज देखी होगी, वहां पे आपने उनके जो भी मटर देखे होंगे, तो कितने साफ और कितने वहां पे अच्छी क्वालिटी के पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेट और ट्रोपिन टाइप की जो है वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। अच्छे टाइप के पोटैटो हो गया, पीस हो गया, और जो भी आपकी सीड्स हैं या जो भी आपकी वेजिटेबल है वो हमें यहाँ पे इस जोन में हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है क्लाइमेटिक जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी मेंस का टॉपिक है, लेकिन कई बार इसमें प्रीस में भी इसको पूछ लिया जाता है कि क्या क्या है। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश की, अच्छा पहला कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी क्लाइमेट पाई जाती है? वो हिमालयन टेम्परेट क्लाइमेट है, हिमालयन टेम्परेट क्लाइमेट है। तो 6 जोन्स में इसको बांटा गया। तो 6 जोन्स ये हैं क्लाइमेट के आधार पे। ठीक है। तो अगर हम इसकी एवरेज रेनफॉल की बात करें तो इसका एवरेज रेनफॉल हमें 152 सेंटीमीटर यानी कि 60 इंचेस और 1251 मिलीमीटर हमें देखने को मिलता है। ये आप किसी में भी आ सकता है, इन तीनों में से आपसे किसी में भी पूछा जा सकता है। ये एज अ स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप छोटे या लो लेवल के एग्जाम देखेंगे तो उसमें आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कितनी एवरेज इनकम है, एवरेज आपकी रेनफॉल है, सॉरी। ठीक है। तो जैसा हमने पहले ही बोला कि धर्मशाला जो है ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। और स्पीति कितनी रेनफॉल होती है? एवरेज रेनफॉल से देखेंगे आप 340 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, जबकि हिमाचल की एवरेज है 152। और स्पीति सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है जहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ठीक है। हिमालय को वेदर मेकर ऑफ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है मानसून को ट्रैप कर लेता है। ये तो आपने ज्योग्राफी में, जब हम ज्योग्राफी के क्लाइमेट का जो टॉपिक है उसे पढ़ते हैं कि हिमालय को जो है एक बैरियर के तौर पे जो है मानसून का हमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसके 6 क्लाइमेटिक जोन कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सब ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल जोन। ये कहाँ? ऊना, सिरमौर और सम पार्ट ऑफ कांगड़ा में। इसमें हमें 24 डिग्री सेल्सियस मीन इसका टेम्परेचर देखने को मिलता है और 100
मिलीमीटर के आसपास एनुअल प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। इसमें ऐसा पूछ लिया जाता है आपसे कि अरेंज कीजिए हाईएस्ट से लोएस्ट या लोएस्ट से हाईएस्ट में कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हमें किस रेंज में देखने को मिलती है। यह सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। फिर है ह्यूमिड। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन आएगा आपका हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और सिरमौर के एरिया में। और 20 से 24 आपका रेनफॉल जो या एनुअल टेम्परेचर होता है। रेनफॉल की बात करें तो 1180 से 1900 आपकी प्रेसिपिटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर बेट सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो इस एरिया में होती है या इस जोन में होती है। पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, धर्मशाला का जो कांगड़ा एरिया है, उसके बाद जोगिंद्रनगर, मंडी का जो जोगिंद्रनगर है, और चंबा। तो यहाँ सबसे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है जो 2500 से 3900 मिलीमीटर हमें देखने। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमिड, सॉरी नंबर 2 पे ये आता है आपका, ये नंबर 3 पे आता है। ह्यूमिड टेम्परेट जोन ये मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और कुल्लू और शिमला में। यहाँ टेम्परेचर आपका 13 डिग्री से 18 डिग्री तक रहता है। और एनुअल हम अगर रेनफॉल की बात करें तो 1000 से 2500 मिलीमीटर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है सब ह्यूमिड टेम्परेट एल्पाइन जो जोन है, उसमें स्पीति हो गया, पांगी हो गया और किन्नौर। रेनफॉल 600 मिलीमीटर, क्योंकि स्पीति का एरिया और इन एरिया में सबसे ड्राइएस्ट एरिया है। और ये जो एरिया कम से कम 6 महीने आपके बर्फ में ही रहते, तो एवरेज टेम्परेचर भी इसका बहुत कम है। इसके बाद है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में स्पीति का एरिया हो गया और जो कि लाहौल में, और चंबा और कुछ पांगी के जो अपर एरिया है, और इसमें मीन टेम्परेचर और 250 आपकी मिलीमीटर यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा वर्षा हमें कौन से जोन में मिलेगी, वेट टेम्परेट जोन में। उसके बाद दूसरे ह्यूमिड टेम्परेट जोन, तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट में फ्रिजिड जोन। ये है छठवां जोन जहां सबसे हमें कम प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो इसमें हम एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसका कि हमने क्या क्या पढ़ा, इतनी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार हम देखते हैं कि हमने कैसे कैसे पढ़ा, क्योंकि आपको ये 2 से 3 बार तो रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। जब तक 2-3 बार आप रिवाइज नहीं करोगे क्लास से पहले, तो कल हम इसके एमसीक्यू भी देखेंगे दूसरी क्लास में कि इसके पीवाईक्यू क्या क्या है। जैसे हिमाचल हमने देखा कि लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन है, अवार्ड ऑफ गॉड बोलते हैं, ठीक है। स्टार भी सबसे बड़ी एज आपके एरिया के आधार पे डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद हमने देखा कि किस किस के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, कहाँ कहाँ कौन किस डायरेक्शन में जो है हिमाचल की बाउंड्रीज है, कितनी बाउंड्रीज है, और ये डायरेक्शन आपको बकायदा याद होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी बाउंड्री है, ठीक है। उसके बाद है कि जिला की बाउंड्री, जिसमें हमने देखा कि चंबा और सिरमौर सबसे कम और कांगड़ा और मंडी सबसे ज्यादा 6 जो है जिलों के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करती है। हिमाचल में 4 जोन है, शिवालिक हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया और ट्रांस हिमालय हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि 3 जोन है, क्योंकि ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट जो है ट्रांस हिमालय हमें देखने को मिलता है। ये हमने देखा कि कहाँ कहाँ ये जोन लोकेटेड है। उसके बाद हमने पर्टिकुलर जोन के बारे में देखा, जिसमें आउटर हिमालय, जिसे हम शिवालिक रेंज बोलते हैं, उसमें दून्स वैली हमें देखा कि क्यारा दून, नालागढ़ दून, और दून्स हमने देखा कि कौन कौन सी दून कैसे बनती है। दून्स लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच की जो वैली है उसे हम दून्स बोल देते हैं, जो स्वान दून हो गई। फिर शिवालिक के क्या क्या एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, क्या उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और क्या उसके चैलेंजेस है। लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय 2 पार्ट में बांटा गया है, धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार को हम व्हाइट रेंज बोल देते हैं, और पीर पंजाल जो है आपका चंबा का वाला एरिया जो है पीर पंजाल के अंडर आता है। क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसमें कैसे सोर्सेज ऑफ रिवर है, क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये भी हमने ध्यान से पढ़ा।
तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या क्या है, कितना है एग्रोक्लाइमेटिक जोन का कल्टीवेशन एरिया और टोटल ज्योग्राफिक एरिया ये कवर करता है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय या अल्पाइन जोन की हमने बात की, जो आपका किन्नौर वाला एरिया हो गया या आपका चंबा वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद जो इसकी एग्रोक्लाइमेटिक जोन की हमने बात की, उसके बाद ज़ांस्कर जो लास्ट रेंज थी ट्रांस हिमालय इसको बोल देते हैं, तो जो हमें तिब्बत के साथ जो स्पीति और किन्नौर को अलग करती है, इसमें सबसे बड़ी चोटी जो है रियो फार्गिल हमें देखने को मिलती है। और लास्ट हमने देखा कि क्लाइमेटिक जोन ऑफ आपके हिमाचल प्रदेश, ये भी GS1 का टॉपिक है। तो ये कई बार आपको प्री में पूछ लिया जाता है कि कैसे क्लाइमेटिक जोन कितना एवरेज रेनफॉल है, और क्रोनोलॉजी में बताओ कि कहाँ सब किस जोन में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और किस जोन में सबसे कम वर्षा होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।